Hello friends, so let's discuss our next chapter of Charak Chikitsasan called as a Hikka Swasa Chikitsadhyay. So this is the 17th chapter of our चरक चिकित्सासन. ओके, सो अल्टीमेटली यहाँ पे दो व्याधियों का वर्णन किया गया है एक ही अध्याय में बिकॉज ऑफ हैविंग सेम संप्राप्ति ऑफ बोथ. ओके, एंड दैट्स व्हाई आचार्य चरक मेंशन द बोथ चैप्टर इन वन चैप्टर्स. ओके, सॉरी बोथ व्याधि इन वन चैप्टर्स. तो पांडु रोग के कारण ये उत्पन्न होता है एंड दैट्स वाई पांडु रोग अध्याय के बाद ये पर्टिकुलर हिक्का श्वास चिकित्सा अध्याय ये आचार्य चरक ने 17th चैप्टर में वर्णन किया है. ओके, तो हिक्का की निरुक्ति की अगर बात करें, हिक्का अल्टीमेटली डिराइव किससे हुआ है, हिक्का का मतलब क्या है. तो आपने भी हिक्का नॉर्मली आपने फील भी किया होगा, आपको कितने बार हिक्कप आया रहेगा. तो हिक्कप में या फिर हिक्का में नॉर्मली जो व्याधि रहती है उसमें आपने देखा होगा कि सडनली आप कोई चीज़ ले लेते हो तो अचानक हिक्का आनी स्टार्ट होती है. नॉर्मली हम ऐसे मिथोलॉजिकल यू कैन से ऐसा मिथ फैला गया है कि समवन इज यू कैन से रिमेम्बरिंग टू अस, और या फिर हम किसी की याद करें तो डेफिनेटली हिक्का आती है. ऐसा मिथ बनाया गया है हमारे बहुत सारे ह्यूमंस बींग्स में ऐसा बनाया गया है. बट डेफिनेटली हिक्का जो ये व्याधि है इसमें हिक करके ये ध्वनि आती है एंड दैट्स उसकी वजह से ये व्याधि को हम क्या बोलते हैं, हिक्का बोलते हैं. तो हिक हिक करके ऐसे उद्गार आता है एंड दैट्स इस पर्टिकुलर व्याधि को हम हिक्का बोलते हैं. हिक इति कृत्वा कायति शब्दायति इति हिक्का. तो ये जस्ट इसकी कैसे डेफिनेशन आप बोल सकते हो, हिक इति कृत्वा कायति शब्दायति इति हिक्का. तो हिक करके जो शब्द आता है, शरीर से जो शब्द निकलता है, ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हिक्का बोलते हैं. तो नॉर्मली हिक्का और श्वास दोनों में ही हमें दो दोषों का प्रोडोमिनेंस मिलने वाला है, एक कफ दोषा एक वात दोषा. दोनों कफ क्या करेगा, अल्टीमेटली स्त्रोतोस को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. कफ क्या करता है, अल्टीमेटली कफ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विशेषण ऑफ वाता. कफ ऑलरेडी क्या करता है, प्राण जो हमारे यू कैन से प्राणवायु जो स्त्रोतस है ना, जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी जो सिस्टम्स है ना, मेनली उसकी जैसे क्या होता है, अकाउंट ऑफ श्वास व्याधि होती है. और जो हमारा अकाउंट ऑफ जो समान वायु है जो नियर द स्टमक के पास, ऐसा बोला गया नियर द स्टमक के पास जो समान वायु रहती है, अकाउंट ऑफ अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए समान वायु, क्लेदक कफ और पाचक पित्त, ये हमारे नियर द स्टमक या फिर नियर द ग्रहणीय रहते हैं. अकॉर्डिंग टू, मैं आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ, एज पर आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ग्रहणीय है हमारा, जहाँ पे डाइजेशन का काम होने वाला, जहाँ पे एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन होने वाला है, देयर समान वायु, क्लेदक कफ और पाचक पित्त, दीज थ्री दोषा आर इंडल्जिंग विथ ईच अदर एंड हेल्पिंग इन द डाइजेशन प्रोसेस, हेल्पिंग इन द एसिमिलेशन, हेल्पिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल. तो वही यहाँ पे बोला गया है, समान वायु की जब विकृति हो जाती है तो हिक्का काइंड ऑफ प्रोड्यूस होता है. और काइंड ऑफ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कफ पूरा भरा हुआ रहता है उसकी वजह से जो हम प्राणवायु जो अंदर लेते हैं वो प्राणवायु का क्या होता है, काइंड ऑफ ऊर्ध्व दिशा में वो कंटिन्यू प्राणवायु उसका निर्गमन होता है. तो यू विल अंडरस्टैंड टोटली ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद आवर हिक्का एंड श्वास व्हेन यू विल लिसन दिस होल वीडियो. यू कैन से केयरफुली बोलो या फिर काइंड ऑफ अगर उसको बराबर सुनोगे डेफिनेटली यू विल एबल टू गेट ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद आवर हिक्का एंड श्वास. तो दूसरे हमारे इसमें अन्न रहता है, श्वास वायु रहेगा. ओके, अधिष्ठान देख सकते हो आप, स्वर यंत्र रहता है हमारा. तो श्वास तथा स्वर यंत्र मतलब लैरिंग्स का रीजन आप बोल सकते हो. तो श्वास तथा हिक्का शीघ्र ही प्राण का नष्ट कर देते हैं, प्राण को ये नष्ट कर देते हैं. जीवन की अंतिम बेला में तीव्र वेदना के साथ हिक्का या श्वास रोग पेशेंट को होता है या फिर किसी भी पर्सन को होता है, ऐसा आचार्य चरक का कहना है. ये दोनों ही कफ और वात से उत्पन्न रोग है. मैंने जैसे आपको बताया कि कफ अल्टीमेटली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर विशेषण ऑफ वाता एंड दिस कफ दोषा एंड वात दोषा. अगर ट्रीटमेंट हम कर दिया, हमने कफ दोष और वात दोषों को समझकर अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या देना है पेशेंट को, क्या दोष इसके अंदर बढ़ा हुआ है, इस पेशेंट में कफ बढ़ा हुआ है कि वात दोष बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन दैट अगर हमने ट्रीटमेंट किया है तो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट वी कैन ऑब्टेन इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से हिक्का एंड श्वास. ओके, तो 5 प्रकार आचार्य चरक ने दिया है. दोनों ही हिक्का और काइंड ऑफ श्वास को दोनों उन्होंने 5 प्रकार दिया है. ये रोग हृदय एवं रस रक्तादि धातुओं को शोषण करते हैं. ओके, एंड दैट्स व्हाई देखिए हिक्का एंड श्वास इज बोथ ऑफ 5 टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस इन अष्टोउदरी अध्याय. हमारे चरक सूत्र स्थान में रोग संग्रह में बताया गया है, उन्होंने 5 प्रकार मेंशन किया था, बट डिटेल में उन्होंने डिस्कस आचार्य चरक ने डिटेल में चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में डिस्कस किया है. तो हिक्का श्वास का निदान की अगर बात करूँ तो हिक्का, श्वास और कास तीनों व्याधि अगर आती है आपको एग्जाम में तो डेफिनेटली यू कैन राइट दिस ऑल श्लोकास. ओके, ये जो 5 लाइन का जो श्लोक है ना, आप देख सकते हो, हिक्का श्वासस्य काशस्य निर्णाम समुपजायते. तीनों ही व्याधियों का ये सेम निदान है. सेम निदान है मतलब श्लोक आपको क्लियर दिख रहा है और श्लोक का जो मीनिंग बोलूँगा ना, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दिस श्लोक डेफिनेटली आप बोलोगे कि श्लोक
इतना ईजी है। हम श्लोक से अफ्रेड करते हैं, श्लोक से हम काइंड ऑफ श्लोक को देखकर हम भागते हैं, वी आर यू कैन से गोइंग फार अवे विद द श्लोक आफ्टर सीइंग दिस श्लोक, बट डेफिनेटली यू शुड नो हाउ टू रीड द श्लोक। एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये रिपीटेड थिंग्स आई एम रिपीटिंग अगेन कि यू शुड नो you can say how to pronounce the slokas word and how to read the sloka. Definitely after these things you will able to understand the slokas meaning, okay। और श्लोक आपको अच्छे लगने लगेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि श्लोक थोड़े से जल्दी याद नहीं होते, बट यू हैव टू, अगर आप अगेन रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली दैट विल बी इजी फॉर यू। तो विदाही गुरु विष्णम भी रूक्ष अभिषंदे भोजने ही, ऑलरेडी आई रिमेंबर दिस श्लोक, मैंने बाय हार्ट किया था। तो विदाही गुरु विष्णम भी रूक्ष अभिषंदे भोजने ही, विदाही यानी दाह युक्त पदार्थ लेने के जैसे, पित्त प्रकोपिक आहार विहार लेने के जैसे, ओके। आप देख सकते हो गुरु है, विष्टम्ब काइंड ऑफ जो हमारे पिष्ट अन्न रहते हैं, मैदा वाले जितने पदार्थ हैं, अभिषंदी भोजन है, चिपचिपे जितने भी पदार्थ हैं तो कफ को बढ़ाने वाले हैं, ओके। गुरु और आहार, विष्टम्बी आहार, अभिषंदी चिपचिपे वाले पदार्थ कफ को बढ़ाएंगे, ओके। शीतपान आसन स्थान, कंटिन्यू एक जगह पे बैठा रहता है, जल्दी उठता ही नहीं है, ओके। आप देखते हो जितने भी हमारे काइंड ऑफ एसी वर्कर, एसी में जितने भी वर्कर्स होते हैं, बैंक के वर्कर्स हैं, नॉर्मली वो एक ही जगह बैठे रहते हैं, वो एक जगह से उठते नहीं है। तो ये अल्टीमेटली काइंड ऑफ यू कैन से एक कफ को बढ़ाने वाला हमारा पर्टिकुलर इंडिकेटिव फैक्टर है। तो शीतपान, शीतपान मतलब रेफ्रिजरेटर का वाटर वगैरह आप बोल सकते हो। देन आसन स्थान, शीत आसन, शीतपान और शीत स्थान। रजो धूम आतप अनिल, रजो मतलब जो धूलिकण है, धूम मतलब यू कैन से काइंड ऑफ स्मोक से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। आतप मतलब होता है अल्टीमेटली हमारा जो एक सनलाइट एक्सपोजर है, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर, या फिर रजो धूलिकण वगैरह, ओके। या फिर अनिल, अनिल मतलब काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा वायु का अभी नॉर्मली आई एम रेसिडेंट ऑफ मुंबई, डेफिनेटली लोकल जो चलते हैं ना, देर आर नंबर ऑफ पीपल्स कि वो गेट्स पे खड़े रहते हैं। तो गेट्स पे खड़े होने के से क्या होता है, काइंड ऑफ जब ट्रेन जाती है तो देर इज़ अ काइंड ऑफ ग्रेट रश आता है, और यू कैन से देर इज़ अ एक टू मच वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे इंटरनली जाता है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से काइंड ऑफ वात प्रकोप हो सकता है। व्यायाम कर्म भारत वेग घात अवतर्पण ही, ओके। व्यायाम एक्सेसिव व्यायाम वगैरह करने की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा वेट वगैरह उठाने की वजह से भी हो सकता है। ये सभी अल्टीमेटली लीडिंग फैक्टर है हमारे वात का प्रकोप करने की वजह से, ओके। आमदोष अभिघात अस्त्रक्षय रोग प्रपीड़न ही, विषमाशनम अति अधिअशन ही तथा समशन ही अपीच, ओके। विषमाशनम ये सभी रेगुलर डाइट, अगर आप विषमाशन मतलब नॉन ओबेइंग द रेगुलर डाइट्स, ये सब आप बोल सकते हो। अति अशन या फिर अधिअशन, अति अशन अधि अशन दे आर टोटली सेम, यानी ज़्यादा फूड को कंज्यूम करने की वजह से अगेन वहाँ पे कफ और वात बढ़ता है। तो यू कैन से आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी फैक्टर्स अल्टीमेटली क्या करेंगे, कफ और वात को बढ़ाएंगे। साइमल्टेनियसली उसमें पित्त भी कुछ बढ़ा हुआ रहता है, एंड दे लीड्स टू अ काइंड ऑफ हिक्का श्वास एंड काश व्याधि, ओके। तो हिक्का श्वासस्य काशस्य निर्णाम समूप हो जाते हैं। विदाही गुरु विष्णम भी, रिपीट विथ मी इफ यू वांट टू रीड इट प्रॉपरली, विदाही गुरु विष्णम भी रूक्ष अभिषंदे भोजने ही, शीतपान आसन स्थान रजोधूम अनिल अनल, ओके। यहाँ पे अनिल अनल भी आएगा, ओके। व्यायाम कर्म भारद्वय वेग घात अपतर्पण ही, आमदोष अभिघातस्य अस्त्र क्षय रोग प्रपीड़न ही, विषमाशनम अति अशनम अधि अशनम तथा समशने अपि, ओके। हिक्का श्वास काशस्य निर्णाम समूप हो जाते। तो सुश्रुत उत्तर स्थान में ये श्लोक दिया गया है, बट डेफिनेटली अगर चरक में पूछा जाता है तो आप ये श्लोक लिख सकते हो, नो वरी, यू कैन राइट दिस श्लोक्स इन योर एग्जाम। बट ऐसे बहुत लोगों का कहना है कि डोंट मेंशन द रेफरेंस, अगर आप दूसरे अचरक चरक का बोला गया है और यू आर राइटिंग अदर रेफरेंस, डेफिनेटली ऐसे बहुत लोग ने बोला है कि रेफरेंस मेंशन मत करिए। इक्का श्वास की अगर संप्राप्ति की बात करूं, दोनों की संप्राप्ति सेम बताई गई है। मारुतः प्राणवाहिनी स्त्रोतांसी अविश्य कुप्यति, ओके। पुरस्त कफम उद्यम इक्का श्वासन करोति, मतलब क्या है कि जितने भी मैंने आपको निदान बताया उसके से क्या होता है कि वायु प्राणवायु स्त्रोत में प्रवेश कर कुपित हो जाती है, किसकी वजह से, कफ की वजह से, ओके। कफ की वजह से प्रकुपित हो जाती है। उरस्त मारुतः प्राणवाहिनी स्त्रोतांसी अविश्य कुप्यंती, उरस्त कफम उद्यय, उर रीजन में जो कफ है वो उसका उदीरण जाता है, उदीरण बोल सकते हो। उदीरण एक दो मीनिंग आते हैं उसके, कफ का बढ़ जाना या फिर कफ का उभड़ जाना। तो अल्टीमेटली जो वायु जाएगा प्राणवायु स्रोत में, ओके, वो अंदर जाकर प्रवेश करके कुपित कर देता है जितने भी कफ दोषा होंगे। कुपित हुई जो वायु रहती है वक्ष प्रदेश में जो कफ होगा अल्टीमेटली उसको उभाड़ कर प्राणवायु को क्या करता है, रुकावट के लिए भयंकर अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मारुतः प्राणवायुनी स्त्रोतांसी अविश्य कुप्यति उरस्त कफम मुद्दे हिक्का श्वासान करोति। तो ऐसा भी आप सोच सकते हो कि काइंड ऑफ ब्रोंकल अस्थमा या फिर जितने भी हमारे अस्थमेटिक जो पेशेंट होते हैं, ओके, तो उनको नॉर्मली क्या होता है कि काइंड ऑफ कफ पूरा भरा हुआ होता है,
उनके पूरे लंग्स में कफ भरा हुआ था, जिसकी वजह से क्या क्या होता है कि काइंड ऑफ शैलो ब्रीथिंग या फिर वो प्रॉपर तरीके से उनका ट्रैकियल ओपनिंग या फिर जो ब्रोंकिया जो है पूरे तरीके से ओपन नहीं रहते। मतलब आप बोल सकते हो कि वहाँ पे काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि रेस्पिरेटरी जो ट्यूब्स हैं वो सभी स्पास्टिक हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो ओपनिंग होती है नैरो हो जाती है, एंड दैट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एयर नहीं जा पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्राणवायु का विमार्ग गमनम होता है। ओके, एंड दैट लीड्स टू अ काइंड ऑफ हिक्का श्वास व्याधि। तो कफ दोष अल्टीमेटली हमारे लंग्स में रहेगा, लंग्स में ऑलरेडी पूरा अगर कफ भरा हुआ रहेगा, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राणवायु जो हम लेंगे ना, अल्टीमेटली वो प्राणवायु एल्वेलाई के पास पहुंचेगा ही नहीं और फर्दर डिफ्यूजन वगैरह नहीं होगा। फर्दर यू कैन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फर्दर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एक दूसरे में एक्सचेंज नहीं होंगे एल्वेलाई से, एंड डेफिनेटली क्या होगा कि जो प्राणवायु आप अंदर लोगे ना वो फिर से बीमार गमन होकर हिक्का और श्वास व्याधि करते हैं। देन घोरान प्राण उपरोधाय प्राणिनाम पंच दोनों ही हिक्का और श्वास दोनों ही 5 प्रकार की होती हैं। तो बड़ी ही वायु प्राणवायु स्रोत में पहुंचकर प्राकृत जो हमारे स्थित जो कफ रहता है उसको उभाड़ कर बाहर प्राणियों के प्राणवायु की रुकावट के लिए भयंकर 5 टाइप के हिक्का एंड 5 टाइप के श्वास को उत्पन्न करते हैं। रेगुलेशन ऑफ वायु इन प्राणवायु गेट विशिएटेड और दे गेट यू कैन से एग्रीवेटेड। ओके, हिक्का श्वास की अगर पूर्ण रूप की बात करें तो कंठ और उरह प्रदेश में गुरुता का आभास होता है, पूरा मुख कशेला लगता है, हृदय में वेदना होती है, प्राण का विलोम हो जाता है। ओके, आप देख सकते हो सम टाइम पेशेंट मेक अनकॉन्शियस। तो दिस आर द हिक्का एंड श्वास का पूर्ण रूप। एक काइंड ऑफ कॉमन श्लोक है, काइंड ऑफ कंठ रस गुरुत्वम च वदनस्य कषायदा, ऐसा कुछ श्लोक है, बट डेफिनेटली श्लोक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, दैट्स व्हाई मैंने सिर्फ मीनिंग यहाँ पे मेंशन किया है। कंठ और उरह प्रदेश में जो चेस्ट का रीजन उसमें गुरुता का आभास होगा, माउथ पूरा कशीला लगेगा, हृदय में वेदना होती है, प्राण का विलोम हो जाता है। ओके, प्राणवायु का विलोम हो जाता है, वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो जाते हैं। सम पेशेंट में अनकॉन्शियस विद दैट। ओके, तो आप देख सकते हो ग्लॉटिस इज क्लोज एंड ग्लॉटिस इज ओपन, काइंड ऑफ हिक्कप्स वगैरह में जैसे स्थिति में मिलता है। देयर आर 5 टाइप ऑफ हिक्कप और कैसे हिक्का, महाहिक्का, व्यापते हिक्का, अन्नजा हिक्का, काइंड ऑफ गंभीरा हिक्का, ऐसे हमारे काइंड ऑफ 5 प्रकार के हिक्का हैं। प्राण को नष्ट करने वाली ये हिक्का होती है। तो डेफिनेटली डिटेल में आप पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप लक्षण याद रखिए कि भयंकर वाला महाहिक्का होता है किसी रोग के कारण, या फिर हमारे पास अगर मांस या फिर मांस धातु कम है, बल हमारे पास कम है। ओके, तो ये क्या करते हैं प्राण या ये प्राण ये सभी जो तेज क्षीण हो गए हैं, हमारे जो ऊष्मा है, ओके, अगर ये सभी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली काइंड ऑफ वहाँ पे आपको किसी रोग के कारण या फिर मांस बल या फिर प्राण या तेज हमारे पास अगर कम है तो डेफिनेटली कम अगर रहेंगे तो उसकी से क्या होता है कि उसके शरीर में कफ के साथ कुपित हुई वायु कफ को आक्रंत कर अत्यधिक आप देख सकते हो ऊंचे स्वर में हिक्का आती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, महाहिक्का बोलते हैं। तो डेफिनेटली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर बाय दिस ईयर कि किसी रोग के कारण यह उत्पन्न होता है, प्राणों को नष्ट करने वाली होती है ये, और अल्टीमेटली इसमें ऊंचे हिक करके ही आवाज़ आती है। ओके, इमरजेंसी मैनेजमेंट यहाँ पे हमें मैनेज करना रहता है, अदरवाइज पेशेंट में लैंड इन कोमा और पेशेंट में डाई। एट अ टाइम 2 से 3 बार पर्सन को हिक आती है। हिक ये शब्द बड़े वेग के साथ निकलता है। ओके, एंड स्टिफनेस इस पूरे होल बॉडी में उसको एक जड़ता एक स्टिफनेस फील होता है। तो ये महाहिक्का के क्या है हमारे लक्षण है। तो महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला, तो ये क्या है अल्टीमेटली फीचर्स हमारे, ये वाले फीचर्स वाला हमारा महाहिक्का होता है, जिसमें काइंड ऑफ आपको बहुत ही ऊंचे स्वर में ओके, और यू कैन से एक एनर्जेटिक हमारा पर्टिकुलर हिक्का आएगा, जिन्हें महाहिक्का बोलते हैं। गंभीरा हिक्का देख सकते हो आप, जर्जरित छाती, बहुत कठिनता से निकलने वाला शब्द, जैसे लोगों को शब्दों के साथ जिरम्बा लेता हुआ ऐसा सुनाई पड़ता है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गंभीरा हिक्का बोलते हैं। तो जिस पुरुष के शरीर में काइंड ऑफ कफ और वायु अत्यधिक मात्रा में बढ़े हुए रहता है ना, डेफिनेटली और जिसका पर्सन जो लीन एंड थिन होते हैं, और जिसके काइंड ऑफ छाती में जर्जरित पूरा कफ से भरा हुआ रहेगा, तो गंभीर रूप से काइंड ऑफ आपको वो हिक्का मिलेगा। मीनिंग भी आप देख सकते हो, डेफिनेटली इतना हार्ड नहीं लिखा हुआ है कि गंभीर शब्दों के साथ ओके, जर्जरित छाती बहुत कठिनता से ओके, जर्जरित छाती में से बहुत कठिनता से गंभीर यहाँ पे आएगा। ओके, बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ ओके, काइंड ऑफ गंभीर शब्दों के साथ यहाँ पे वर्ड आपको जुम्बा के साथ ऐसा सुनाई पड़ेगा। गंभीर जुम्बा के साथ इसमें हिक्का आती है। ओके, श्वास प्राणवह को रोक देती है। ओके,
बेपता हिक्का देखिए, काइंड ऑफ जस्ट आपको लक्षण पता होना चाहिए, अदरवाइज इतना डिटेल में मुझे भी नहीं आता है। जस्ट व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय चरक सो डेफिनेटली आई एम टेलिंग टू यू। ऐसा कोई फंसाने का काम मेरा नहीं है कि ये मीनिंग होता है, जो मुझे पता है आई एम जस्ट टेलिंग टू यू। ओके, जो हिक्का 4 टाइप्स के आहार लाइक यानी कि आहार वगैरह के वजह से होगा तो व्यापता हिक्का उन्हें हम बोलते हैं। ओके, सेवन करने के बाद, आहार वगैरह सेवन करने के बाद हमारा अशित, खादित, पीत, लीड, ये 4 प्रकार के हमारे आहार बताए गए हैं। तो ये चारों प्रकार के आहार के जैसे जो हिक्का होगी उन्हें क्या बोलेंगे, व्यापता हिक्का बोलते हैं। तो आफ्टर डाइजेशन जो हिक्का होगी, ओके, आफ्टर डाइजेशन हिक्का का अगर वेग बढ़ जाता है तो उसे हमें व्यापता हिक्का कहना चाहिए। क्षुद्र हिक्का में नॉर्मली आप देख सकते हो, क्षुद्र हिक्का इन्हें हम बोलते हैं। क्षुद्र हिक्का आप देख सकते हो किसी भी प्रकार से एग्जेशनल या फिर कोई इस काइंड ऑफ जिसमें मेहनत लगने वाला वो अगर कार्य करने की वजह से वात कंठ प्रदेश में चला जाता है। ओके, समान वायु जो रहेगा वो वात कंठ प्रदेश में चला जाता है, प्राणवायु कंठ प्रदेश में चला जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस द क्षुद्र नामक हिक्का। दैट इज नॉट दैट मच सीरियस। ओके, आफ्टर कंज्यूमिंग फूड ये सबसाइड हो जाता है। अन्नजा हिक्का देखिए, अचानक अन्न या जल जाने से अचानक से अन्नजा हिक्का आ जाती है और जल वगैरह लेने की वजह से ये हिक्का शांत हो जाती है। तो अधिक हंसने की वजह से, अधिक काम करने की वजह से या फिर अधिक भाषण देने की वजह से, जैसे मैं दे रहा हूँ अभी, अन्नजा हिक्का क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें इमीडिएटली समान वायु कंठ प्रदेश में चला जाता है एंड वहाँ वो इधर उधर घूमता रहता है, गमन करता है कंठ प्रदेश में एंड वक्ष प्रदेश के स्रोतस में जाकर वो अन्नजा हिक्का को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो काइंड ऑफ इसमें देख सकते हो आप, इसमें मंद हिक्कफ आती है, यानी कि इतना सीवियर ज़्यादा वेग नहीं आता जैसे हमने महावेगा में देखा। तो महावेगा, व्यापता, अन्नजा, गंभीरा और जो हमने काइंड ऑफ एक और टाइप देखा, टोटल मिलाकर 5 प्रकार के हमारे हिक्का होते हैं। लेट्स सी द श्वास व्याधि के प्रकार। ओके, आप देख सकते हो काइंड ऑफ नैरो जब ओपनिंग होती है कफ दोष के जैसे ये हुई रहती है। ओके, म्यूकस पूरे तरीके से ये ओपनिंग को नैरो कर देता है। ये ब्रॉड ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओपनिंग से आपको बहुत ही कम एयर जाता है जो कि एल्वेलाई से गैसेस एक्सचेंज के लिए यूजफुल होने वाला है। ओके, एंड दैट्स वाई ये पूरा कफ दोष जब ये जड़ी पूरा फैला हुआ रहेगा हमारे लंग्स में अंदर, तो जो प्राणवायु जो अंदर से आएगी ना, ये फिर से ऊर्ध्व गति में इनका प्राण ये कैसे गमन होने लगता है, जिसकी वजह से श्वास और हिक्का आती है। ओके, बस इतना सही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब महाश्वास, बहुत आवाज़ करके ऑक्सीजन लेता है बंदा, ज़ोर ज़ोर से, ऐसे ज़ोर ज़ोर से वो काइंड ऑफ ऑक्सीजन लेता है। कैन बी हियर्ड बाय समवन डिस्टेंस ऑल्सो, भयंकर श्वास होता है ये। ओके, वायु की ऊर्ध्व गति हो जाने के कारण ये होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्ध्व गति क्यों होती है, काइंड ऑफ कफ दोषों का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है। डेफिनेटली जितने प्रकार देखोगे ना, सिमिलर फीचर यू विल गेट। ओके, तो काइंड ऑफ अस्थमा वगैरह कंडीशन में डेफिनेटली नैरो ओपनिंग रहती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओपनिंग कैसी ब्रॉड है और ये कैसी ओपनिंग है। ओके, तो ऊर्ध्व श्वास में अगेन यहाँ पे काइंड ऑफ जो पैथोफिजियोलॉजी है, कफ का काइंड ऑफ नैरो ओपनिंग है। अगेन यहाँ पे भी सेम है, बट डेफिनेटली लक्षण थोड़े से सीवियरिटी वाले नहीं मिलेंगे। रोगी लंबे लंबे श्वास लेता है यहाँ पे एंड जस्ट 1 स्टेप बैक ऑफ महाश्वास है हमारा। छिन्न श्वास में देख सकते हो व्यक्ति शैलो ब्रीथिंग लेता है, यानी कि धीरे धीरे लेगा, इतना फास्ट नहीं ले पाएगा क्योंकि इसकी जो ओपनिंग है ज़्यादा नहीं है। ओके, आप पेशेंट को आना रहता है, स्वेदन होता है बहुत ही ज़्यादा, काइंड ऑफ उसको पसीने निकलते हैं, मूर्छा भी होता है, अनकॉन्शियस भी हो जाता है। एंड मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा श्वास है, तमक श्वास, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तमक से ही आपको संतमक और प्रतमक, ये 2 प्रकार हमारे आएंगे। तो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन प्राणवायु स्रोतस बाय कफा और यू कैन से म्यूकस, कुपित प्राणवायु विपरीत गति से गमन करती है एंड इट प्रोड्यूसेस यू कैन से जकड़ाहट इन पूरे शरीर एंड यू कैन से शिर रीजन में जकड़ाहट उत्पन्न करता है एंड यू कैन से सीवियर प्रतिशाय पेशेंट को होने लगता है। श्वास का वेग भी बढ़ जाता है दिस यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। रोगी अगेन एंड अगेन अनकॉन्शियस जैसे स्टेट में आने लगता है। अनटिल एंड अनलेस कफ का नाश नहीं होता है तब तक रोगी को बहुत ही वेदना होती है। ओके, स्टिफनेस उसको पूरे होल बॉडी में रहता है। उष्ण द्रव्य के उपयोग से ये यू कैन से वेदना जो होती है उससे राहत मिल जाता है। यू विल ऑलवेज फाइंड ड्राइनेस इन माउथ एंड दिस फीचर्स इन दिस पेशेंट। ओके, and ultimately if this stomach spas are less than 1 year, definitely we can treat easily by herbal drugs and by consuming our ayurvedic medicated drugs. Okay, तमक श्वास के 2 प्रकार है, प्रतमक श्वास एंड संतमक श्वास, डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से फीचर्स। तो ज्वर मूर्छा उपरितस्य विद्याद प्रतमकम तु तमः। तो ज्वर मूर्छा यू कैन से आप देख सकते हो
ज्वर मूर्छा उपरितस्य विद्यात प्रथमकम तुतमा। ओके, यानी कि ज्वर और मूर्छा जहाँ पे रहेगा, ज्वर मूर्छा आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी कि बहुत सारे टाइम ऐसे होता है कि श्लोक अगर आपको आता नहीं है, डेफिनेटली आप एग्जामिनर को थोड़ा सा काइंड ऑफ सिली वगैरह बना सकते हो। काइंड ऑफ ज्वर मूर्छा लिख दीजिए, ज्वर मूर्छा उपरितस्य विद्यातम प्रथमकम अगर लिखोगे तो भी चलेगा, नो वरी। कोई भी आप मिसिंग अगर वर्ड होता है डेफिनेटली आप उसके बीच में गैप मत छोड़िए। ओके, ऐसा अदरवाइज एग्जामिनर को लगे कि आपने कुछ तो यहाँ पे मिस किया है या फिर आपने कुछ छोड़ा है, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनर को सिली वगैरह कर बना सकते हो। उसको भी इतना एग्जाम्पल या फिर इतना श्लोक वगैरह याद नहीं होता है, तो आप श्लोक लिखोगे तो डेफिनेटली काइंड ऑफ जो एग्जामिनर है थोड़ा सा उसके ऊपर इम्पैक्ट जाए कि या स्टूडेंट हैज़ रिटन द श्लोक, और उसको मार्क्स वगैरह देना चाहिए। तो ज्वर मूर्छा उपरितस्य विद्यातम प्रथमकम तुतमः, मतलब क्या हुआ कि तमक श्वास में यदि काइंड ऑफ ये देखिए ज्वर, यहाँ पे ज्वर आएगा एंड मूर्छा अगर रहता है तो डेफिनेटली उसे में प्रथमक श्वास बोलना चाहिए। संतमक श्वास देखिए, जो तमक श्वास उदावर्त वात प्रकोपक एक्टिविटी के कारण बढ़ जाता है। ओके, उदावर्त रजो अजीर्ण क्लीन कायानी निरोधजः तमसः वर्धते अति अर्थम शीतस्य आशु प्रशामति। काइंड ऑफ रात्रि के समय जब बढ़ जाएगा उदावर्त लाइक कंडीशन वात प्रकोपक एक्टिविटी की वजह से जब बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली वी विल कॉल दैट श्वास इज संतमक श्वास। ओके, तो प्रथमक एंड संतमक श्वास, दीज आर द टू टाइप ऑफ आवर तमक श्वास। तो दैट दिस टाइप ऑफ श्वास दे गेट काम बाय कंज्यूमिंग शीतल आहार, ओके, एंड विहार, एंड काइंड ऑफ दिस श्वास को हम क्या बोलेंगे, संतमक श्वास बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट श्वास का प्रकार है क्षुद्र श्वास। एक्सजेशनल वर्क वगैरह करने की वजह से ये क्षुद्र श्वास होता है। वात प्रकोपक आहार विहार या कंडीशन की वजह से वेरी लो ब्रीथिंग रेट रहती है। ओके, क्षुद्र श्वास जिन्हें हम बोलते हैं, एंड नॉट दैट मच कष्टकारक, इजीली ये ठीक हो जाता है। नाउ लेट्स सी द चिकित्सा एस्पेक्ट ऑफ अवर श्वास एंड हिक्का व्याधि। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अगर प्रकार देख लेते हो, आप लक्षण देख लेते हो, डिपेंडिंग ऑन दैट लक्षण, डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से पेशेंट, यू विल ट्रीट द पेशेंट। ओके, तो हिक्का एंड श्वास व्याधि का सामान्य चिकित्सा क्या है, देखिए, कारण स्थानम मूलम एकम एव चिकित्सितम। कारण और स्थान और मूल। ओके, यानी कि कारण मतलब किन उत्पत्ति या निदान, कौन कौन से स्थान है, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि जो कंठ प्रदेश है, और मूल यानी कि जो रूट है उनका, ये तीनों ही क्या है, एक है। कारण स्थान मूलम एकम एव, और इनकी जो चिकित्सा है ये सभी की ट्रीटमेंट भी एक ही रहती है। तो हिक्का और श्वास इन दोनों का कारण स्थान मूल ये एक ही होता है, अतः चिकित्सा भी इन दोनों की एक ही होती है। ओके, तो आप देख सकते हो हिक्का एंड श्वास में वमन का प्रयोग हमें इंडिकेट करना है, डिपेंड और ये कैसे पेशेंट को समझ कर, पेशेंट के पास अगर दोष अगर उत्क्लेशित अवस्था में होंगे, दोष बढ़े हुए हैं शरीर में, तो आप दे सकते हो। अगर दोष बढ़े हुए नहीं है तो आपको दोष को बढ़ाना है बाय कंज्यूमिंग द स्नेहन द्रव्यास। ओके, घृतपान वगैरह कराने के बाद, स्नेहन वगैरह कराने के बाद दोष पूरे शरीर में बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं, और बाद में वमन के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। तो वमन इज अ आइडियल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। By this उत्क्लेशित dosha can come outside by a body, and cough and vata is the main responsible dose for hicca and श्वास व्याधि। ओके, तो बिफोर वमन you have to do a kind of स्नेहन टू द पेशेंट। आप देख सकते हो, श्वास से पीड़ित मनुष्य को सर्वप्रथम सेंधा नमक और तिल का तेल वक्ष प्रदेश में अप्लाई करना है। ओके, और बाद में अप्लाई करने के बाद स्वेदन वगैरह करना है। नाड़ी स्वेद करो या फिर प्रस्तर स्वेद करो या फिर संकर स्वेद करो। नॉर्मली नाड़ी स्वेद होता है हमारे अच्छे टाइम में। ओके, तो काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अभ्यंग आफ्टर दैट स्वेदन। इस प्रकार स्नेहन स्वेदन करने से स्त्रोतस में गांठ के समान बना हुआ जो कफ होता है ना, वक्ष प्रदेश में जो कफ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, जो काइंड ऑफ हमारे म्यूकस जो प्लैक के फॉर्म में हुआ है और जो नैरो कर रहा है वो ओपनिंग को, ब्रोंकियल और ट्रैकियल ओपनिंग को जो नैरो कर रहा है, ओके, डेफिनेटली ये कफ दे गेट उनका विलीन हो जाता है और डिजोल्व हो जाता है, और स्नेहन स्वेदन करने से गांठ के समान बना हुआ कफ द्रवीभूत में कन्वर्ट हो जाता है, स्त्रोतस मृदु हो जाते हैं, एंड जिससे वायु का अनुलोमन प्रवाह बढ़ जाता है। ओके, और जिस प्रकार पर्वत की कंदरा में जमी वो बर्फ की वायु सूर्य की किरणों के कारण पिघलने लगती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित हुआ कफ स्वेदन के कारण गल जाता है। ओके, और गल जाने के बाद आप इजीली वमन के थ्रू उसको बाहर निकाल सकते हो। अभी हिक्का और श्वास में जो उपद्रव आते हैं, पेशेंट को बुखार आया, पेशेंट को काइंड ऑफ ज्वर आया, पेशेंट को तृष्णा आ रही है, पेशेंट को बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं। ओके, बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, तो उन उपद्रव्यों को कैसे आप ट्रीट करोगे, तो आप देख सकते हो उपद्रव्य की चिकित्सा आपको कैसे करनी है। उनकी चिकित्सा मधुर, स्निग्ध, शीतल आदि औषधियों से क्या करना है। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट यू विल गिव, वी हैव अ टू टाइप पेशेंट। हिक्का एंड श्वास रोग से पीड़ित रोगी एक ऐसे पाते हैं जो बलवान होंगे या तो दुर्बल होंगे। ओके, बलवान होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, वमन दे देंगे। दुर्बल होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ बृहण वाले औषधि द्रव्य देंगे। बृहणम के साथ साथ जो कफ और वात को भी कम करेगा, क्योंकि कफ और वात कम होगा तभी हिक्का और श्वास कम होगा। तो दुर्बल व्यक्ति है, संशोधन कर्म नहीं कर सकते,
तो उसे हम शमन कर्म देंगे। ओके, संशोधन नहीं कर सकते तो शमन चिकित्सा देंगे। शमन चिकित्सा कैसे देंगे? बाय मेडिकेटेड घृतकल्पास, बाय मेडिकेटेड यू कैन से क्वाथीय द्रव्य, जो कि पेशेंट को पैलेटेबली भी होगा, पेशेंट को अच्छा भी लगेगा और इजीली क्या करेगा, हमारे कफ और वात को भी यू कैन से पैसिफाई करेगा। ओके, तो एक ऐसे होते हैं जिनके शरीर में कफ की अधिकता होती है, तथा दूसरे ऐसे होते हैं जिनका शरीर रुक्ष होता है। तो जिनका शरीर में कफ की अधिकता होगी डेफिनेटली कफ उनमें बढ़ा हुआ है, और जिनका शरीर रुक्ष होगा मतलब उनके शरीर में वायु बढ़ा हुआ है। तो अब देखिए, तो बलवान रोगी में आपको क्या करना है? इफ देयर इज अ कफ इन अधिकता देन डेफिनेटली रोगी पूर्ण बलवान है, एंड पथ आहार विहार का प्रयोग करते हुए वमन विरेचन द्वारा दोषों का आपको निकाल देना है। ओके, और हिक्का श्वास नाशक धूम वगैरह आप बाद में यूज़ कर सकते हो आफ्टर दिस प्रधान कर्मा ऑफ पंचकर्मा। वातिक रोगी में आपको क्या करना? तर्पण करना है। तर्पण मतलब आपको पेशेंट को संशोधन नहीं देना, उसको आपको शमन चिकित्सा देनी है। ओके, तो कैसे दोगे? स्नेहन वगैरह देना है, यूष देना है, मेडिकेटेड घृत कल्पना वगैरह का पेशेंट को पान देना है। पान करना मतलब पिलाना है उसको। तो कौन कौन से घृत कल्पास है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उत्क्लेशित दोषों के स्टेट में ही शरीर का संशोधन करना चाहिए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। ओके, यू कैन गिव द तर्पण चिकित्सा, यू कैन गिव द काइंड ऑफ शमन चिकित्सा। तो पुराना शाली चावल, शाटी चावल, यूष है, कृत यूष देना है पेशेंट को, छौंका हुआ दाल देना चाहिए। ये हमारे पथ्य है, यूजेज इन आवर हिक्का एंड श्वास व्याधि। पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगता है तो कौन से चीज़ें देनी चाहिए? तो दशमूल का काढ़ा देना चाहिए, देवदारू का काढ़ा देना चाहिए, या फिर मदिरा। ओके, मदिरा का पेशेंट को पान कराना चाहिए। और मदिरा क्या करता है? स्त्रोतों का क्या करता है? शोधन करता है। ओके, स्त्रोतों को क्या करता है? क्लीन करता है। एंड स्त्रोतों को क्लीन करना, तो यहाँ पे हमारे पास वही तो हमारा मेन हमें ज़रूरत है। ओके, स्त्रोतों क्लीन हो जाएगा तो डेफिनेटली वायु को जाने के लिए एक प्रॉपर वे मिल जाएगा। और दिस शोधन कर्म इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट लाइक कफ लाइक दोषास। तो मुक्तादि चूर्ण को आपको क्या करना है? काइंड ऑफ लीक करना है, मतलब चाटना उसको विद द हेल्प ऑफ हनी और घृत। मुक्तादि चूर्ण में आपको हनी और घृत मिलाना है और उसको चाटना है। जब जब आपको हिक्का और श्वास आता है डेफिनेटली मुक्तादि चूर्ण को आपको यूज़ करना है। ओके, चाट के आपको इसको यूज़ करना है। आई एम यूजिंग लेमन लैंग्वेज बिकॉज यू मे हियर दिस लैंग्वेज इन योर लाइफ। डेफिनेटली लीक जो वर्ड है नॉर्मली कॉमनली हम यूज़ करते हैं, बट डेफिनेटली देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स दे आर कमेंटिंग टू मी कि वाई यू आर नॉट यूजिंग द हिंदी वर्ड्स। जो भी लेमन के जो लैंग्वेज में एटलीस्ट यू यूज़ दैट लेमन और यू यूज़ दैट लैंग्वेज इन हिंदी। ओके, तो ऐसा कुछ कमेंट बहुत सारे आते हैं कि वाई यू आर नॉट यूजिंग अ काइंड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। दैट्स वाई काइंड ऑफ लेमन के लैंग्वेज में अंडरस्टैंड हो जाए, दैट्स वाई आई एम यूजिंग दैट वर्ड्स। ओके, तो अवॉइड ऑल द एक्टिविटीज एंड कंजप्शन ऑफ ऑल फूड्स विच अल्टीमेटली एग्रीवेट द श्वास और हिक्का व्याधि। ओके, कौन कौन सा सर्वीपान आपको करना है देख सकते हो आप। दशमूलादि घृत है, इफ पर्सन इज रुक्ष और संशोधन नहीं इंडिकेटेड है। ओके, और जिसको संशोधन भी नीडेड होता है उसको भी हम जो बॉडी में इंटरनली जो बॉडी में जो घी लेने वाला है ना, जो घी हम पिलाने वाले हैं फॉर स्नेहन पर्पस, डेफिनेटली ये सभी घी हम वहाँ पे भी देते हैं। एंड स्थूलता में काइंड ऑफ देख सकते हो आप, रोढ़ा सा सोचने पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। ओके, स्थूलता में आपको काइंड ऑफ यहाँ पे कुछ ऐसा मिसिंग है, तो डेफिनेटली स्थूलता लाइक कंडीशन में यहाँ पे दोष जब बढ़े हुए रहेंगे आपको उसमें सर्पीपान देना है स्नेहनार्थ पर्पस, या फिर सर्पीपान देना है शमन चिकित्सा पर्पस। ये आपको सोच समझ के देना है। ओके, दशमूलादि घृत है, मनशीलादि घृत है, ये सभी हमारे घृत कल्पास हैं। और श्वास व्याधि नॉर्मली टेक ऑलवेज कफ एंड वात शामक उपचार एंड कंज्यूम वायु अनुलोमक द्रव्य, बिकॉज दोनों ही पैसिफाई होना चाहिए, वात भी और कफ भी। ओके, तो डो नॉट कंज्यूम एकांतिक द्रव्य, मतलब दोनों को कम करने वाले औषधि का ही चयन करना चाहिए। सिंगल द्रव्य मतलब कफ को कम करें, वरना कफ को कम करने वाले औषधि हम ले रहे हैं और वायु ऐसे ही है, नो वरी। आप मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू लाइक दिस। डेफिनेटली यू हैव टू कंज्यूम द ड्रग विच अल्टीमेटली अफेक्ट बोथ दोसा कफ एंड वाता, एंड दैट इज ऑल अबाउट अवर हिक्का एंड श्वास व्याधि। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी द डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। वमन देना है कि शमन चिकित्सा देना है। एंड नॉर्मली जो घृत कल्पास हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, दशमूलादि घृत वगैरह जो कल्प वगैरह बताएं यहाँ पे। ओके, घृत कल्पा देने की जैसे आपको डेफिनेटली यू विल एबल टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट अवर हिक्का एंड श्वास व्याधि।